जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है अत्याचारी बहू। अपनी पत्नी की साड़ी को सीने से लगाए ओम प्रकाश जी आंसुओं से भरी आंखें लिए अपने कमरे में बैठे हुए थे और लगातार अपने कमरे की दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को निहारते जा रहे थे और अपनी पत्नी के साथ बिताए उन सुहाने पलों को याद कर रहे थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहती जा रही थी। पत्नी के जाने के बाद उन्हें अपना जीवन जैसे बहुत बड़ा बोझ लग रहा था। आज सुबह से ही ओम प्रकाश जी की हालत खराब थी। उनके पेट में अचानक दर्द शुरू हो गया और उन्हें उल्टी होना शुरू हो गई। शायद बासी खाना खाने के कारण उन्हें एसिडिटी हो गई थी। आज उनका बेटा अविनाश भी जल्दी ऑफिस चला गया था। ओम प्रकाश जी ने अपनी बहू को कहा, बहू जरा अविनाश को फोन लगाकर घर बुला लो, मेरी हालत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है, शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। ओम प्रकाश जी के इतना कहने की देर थी कि उनकी बहू विनीता तो जैसे उन पर चिल्लाने को तैयार थी। बाबूजी, आपको तो कुछ और काम धंधा है नहीं सिवाय मेरे पति के खर्चों को बढ़ाने के। ऑफिस गए हैं वह, और आपके लिए ऑफिस छोड़कर तो नहीं आ सकते ना। कितनी बार कहा है जितना खाना पचे उतना ही खाना खाया करो। खाने में तो आप किसी चीज का परहेज करते नहीं हैं, सारा दिन मुंह चलता ही रहता है। आपका बुढ़ापे में जीभ पर काबू नहीं रखते हो और उल्टियां ही करोगे। बहू की जली कटी बातें सुनकर ओम प्रकाश जी चुप करके वापस अपने कमरे में बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें याद आया कि जब भी उनका पेट खराब होता था या कभी उल्टी होती थी तो उनकी पत्नी शकुंतला उन्हें पानी में नींबू और काला नमक का शरबत बनाकर दिया करती थी, जिसे पीकर उन्हें राहत मिल जाती थी। शरबत बनाने के लिए ओम प्रकाश जी ने अपनी पोती शिवांगी को आवाज दी और थोड़ा सा नींबू पानी बनाने के लिए कहा। शिवांगी ने दादाजी के लिए नींबू पानी बनाया और दादाजी को दिया। नींबू पानी पीकर जैसे ही गिलास रखने लगे तो कमजोरी के कारण कांपते हाथों से पानी का गिलास नीचे गिर गया और टूट गया। जैसे ही विनीता ने गिलास टूटने की आवाज सुनी वह दौड़ी दौड़ी रसोई घर में आई। अब तो बाबूजी की खैर नहीं थी। विनीता ने बाबूजी पर तानों की बौछार कर दी। जानते हैं कितना महंगा गिलास था, आप तो कमाते नहीं हैं, वगैरह वगैरह। उसका एक एक शब्द बाबूजी के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। अब दोपहर के 4 बजने को आए थे और उल्टियों की वजह से बाबूजी का पेट बिल्कुल खाली हो चुका था और उन्हें बहुत जोरों की भूख भी लग रही थी, लेकिन बहू से कुछ कहने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो खुद ही उठे और रसोई में खाना डालने लगे। खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि विनीता ने रास्ते में ही उन्हें टोका और बोली, यह क्या बाबूजी, अभी तो आपको उल्टियां हो रही थी और इतनी जल्दी आपको भूख भी लग गई। आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है कि आपकी उल्टियों की वजह से कितनी गंदगी फैल गई है। जाइए और पहले ये गंदगी साफ कीजिए। कहते हुए विनीता ने बाबूजी के साथ हाथ में खाने की प्लेट छीन ली। भूख प्यास से तड़पते हुए ओम प्रकाश जी केवल बहू की तरफ देखते ही रह गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ओम प्रकाश जी के मुंह में रोटी का एक निवाला तक न गया। शाम को जब उनका बेटा अविनाश घर आया तो उसने पूछा, बाबूजी क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ओम प्रकाश जी ने उन्हें अपना हाल सुनाया तो अविनाश बोला, तो आप मुझे बताते, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता। बेटा, वह बहू कह रही थी कि जैसे ही ओम प्रकाश जी कुछ बोलने को हुए तभी उनकी बहू विनीता उनकी तरफ देखकर घूरने लगी। ओम प्रकाश जी वहीं चुप हो गए। बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना, क्या बोलना चाहते थे। अब अविनाश ने अपने बाबूजी से जानना चाहा। बेटा, वह मैं कह रहा था कि मेरी दवाई खत्म हो गई है, जब तुम कल शाम से ऑफिस से घर आओगे तो लेते आना। अरे बाबूजी, आपकी दवाई तो मैं 2 दिन पहले ही ले आया था, मैंने विनीता को दे दी थी। विनीता, तुमने बाबूजी को दवाई क्यों नहीं दी।
अविनाश ने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा। विनीता दौड़कर आई और बोली, जी मैं वह काम में भूल गई होंगी, अभी लेकर आती हूँ। बाबूजी ने मुझसे तो पूछा ही नहीं। अगले दिन सुबह अविनाश उठा तो उसने देखा रसोई घर में बाबूजी बर्तन धो रहे थे। अविनाश ने कहा, बाबूजी यह क्या कर रहे हो आप? तो बाबूजी बोले, अरे बेटा, दिल बहलाने के लिए थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, अपनी खुशी से कर रहा हूँ। यह सुनकर अविनाश चुप हो गया। जब अविनाश तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया तो विनीता बाबूजी से बोली, अच्छा तो दवाइयाँ ना मिलने पर आप मेरी उनसे शिकायत कर रहे थे और आज उनके सामने ही बर्तन धोने शुरू कर दिए। थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे? दिखाना जरूरी था कि मैं आपसे घर का काम करवाती हूँ। तो ठीक है, आपकी आज भी खाने की छुट्टी। यह सुनकर ओम प्रकाश जी की बहू के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और बोले, बहू 2 दिन हो गए हैं मुझे खाना खाए हुए, भूख के मारे जान निकली जा रही है, खाने के लिए 2 रोटी ही दे दो। कहते हुए ओम प्रकाश जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। विनीता ने थोड़ी सी दया दिखाते हुए ओम प्रकाश जी को रात की पड़ी बासी रोटी दी और साथ में उनके आगे चाय रखते हुए बोली, यह लो, आज तो आपको रोटी और चाय दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपने किसी से कोई भी शिकायत करने की कोशिश की तो अपना अंजाम सोच लीजिएगा। यह कहकर विनीता तैयार होकर अपनी किटी पार्टी में चली गई। ओम प्रकाश जी ने अपनी पत्नी की तस्वीर को देखने लगे और बोलने लगे, देख रही हो भाग्यवान, ऐसा खाना तो कोई किसी भिखारी को भी नहीं देता होगा। उनकी पत्नी को स्वर्गवासी हुए 8 महीने हो चुके थे और इन 8 महीनों में वही जानते थे कि उन्होंने एक एक सांस किस तरह से ली। खैर 2 दिन के भूखे थे ओम प्रकाश जी, पुरानी बासी रोटियों पर भी टूट पड़े। अगले दिन सुबह ओम प्रकाश जी अपने बेटे से बोले, अरे बेटा देखना, ये मेरा चश्मा टूट गया है, शाम को जब तुम ऑफिस से आओगे तो इसे ठीक करवाते आना। अरे बाबूजी, आपका चश्मा तो बिल्कुल पूरी तरह से टूटा हुआ है। यह कहते हुए अविनाश ने विनीता को आवाज लगाई और कहा, आज बाबूजी को ले जाकर उनकी आंखें भी टेस्ट करवा देना और उनके लिए नया चश्मा भी बनवा लाना। विनीता ने अविनाश के सामने आज्ञाकारी बीवी बनते हुए हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन अविनाश के जाते ही ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। बाबूजी, आपको चैन नहीं आता है क्या? रोज कोई ना कोई नया खर्चा लेकर बैठ जाते हो। अरे बहू, मुझे आंखों से कुछ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अविनाश से कह दिया। वैसे तो तुम भी जानती ही हो कि मैं कोई फालतू का खर्चा नहीं करता हूँ। ओम प्रकाश जी डरते डरते बोले, अच्छा, कह तो ऐसे रहे हैं जैसे सारा दिन ऑफिस में बैठते हैं और काम करते हैं, जिसके लिए आपको चश्मे की जरूरत है। सारा दिन तो आप घर में पड़े रहते हैं और रोटियां तोड़ते रहते हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप कमरे में पड़े रहिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ, अगर रोज रोज यही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन वृद्ध आश्रम भेज दूंगी, फिर मुझे मत कहना। ओम प्रकाश जी की पोती शिवांगी अपनी माँ के मुंह से रोज रोज यही बातें सुन रही थी। वह माँ के पास गई और बोली, माँ, आप दादाजी के साथ इस तरह क्यों बोलती हो? पापा के सामने तो आप उन्हें कुछ नहीं कहती। यह सुनते ही विनीता ने शिवांगी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, किसने सिखाई तुझे ये सब बातें? खबरदार, आज के बाद अपने दादाजी के पास बैठी तो। बहू की बातें सुनकर ओम प्रकाश जी का कलेजा तो जैसे छलनी हो गया था। रोज रोज की इस जिल्लत भरी जिंदगी से ओम प्रकाश जी की सहनशीलता जवाब देने लगी थी। वे अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन केवल यही सोचकर चुप हो जाते कि वे अपने घर में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहते थे और अपने बेटे बहू का परिवार नहीं तोड़ना चाहते थे। ओम प्रकाश जी बहुत ही सोच विचार में डूब चुके थे। क्या करूं, किससे कहूं, इन सब बातों का जवाब वे नहीं ढूंढ पा रहे थे। वह जानते थे कि अगर उन्होंने बेटे को सारी बात बताई तो वह बहू को नहीं छोड़ेगा।
एक दिन अविनाश अपने ऑफिस चला गया और शिवांगी अपने स्कूल चली गई, तो विनीता भी तैयार होकर अपनी किटी पार्टी के लिए निकल गई। बहुत सोच विचार कर ओम प्रकाश जी बिना किसी को बताए घर से चले गए। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। बहू के द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। विनीता जब वापस आई तो देखा बाबूजी घर पर नहीं थे। उसने सारे कमरे छान लिए, सब जगह देख लिया, लेकिन बाबूजी कहीं नहीं मिले। आखिर बिना बताए कहाँ चले गए बाबूजी? आज आने दो उन्हें घर, उनकी खैर नहीं, ज्यादा मनमानी करने लगे हैं। सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन देखते ही देखते शाम हो गई। शिवानगी भी घर आ चुकी थी और अविनाश के आने का समय हो रहा था, लेकिन ओम प्रकाश जी का कोई अता पता नहीं था। इधर विनीता डर के मारे कांपने लगी थी, क्योंकि अविनाश तो आते ही बाबूजी से मिलने उनके कमरे में जाता था। अविनाश के सवालों का क्या जवाब दूंगी? कहाँ चले गए, क्यों चले गए, क्या बात हुई थी, यह सब पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? यह सब सोच सोचकर विनीता के पसीने छूटते जा रहे थे। आखिर बाबूजी की जिम्मेदारी तो अविनाश ने उसे ही दी थी। अविनाश विनीता पर पूरा विश्वास करता था और विनीता भी अविनाश के सामने बाबूजी का ख्याल रखने का ढोंग करती थी, लेकिन उसे विनीता की असलियत का पता नहीं था। पर आज पोल खुलने ही वाली थी। कुछ देर बाद जब अविनाश ऑफिस से आया तो वह बाबूजी के कमरे में गया और बाबूजी के ना मिलने पर विनीता ने उसके बारे में पूछा। विनीता कांपते हुए बोली, वह आज बाबूजी पता नहीं सुबह से कहाँ चले गए हैं। क्या मतलब तुम्हारा? क्या तुम घर पर नहीं थी? नहीं, मैं वह किटी पार्टी में गई थी। अविनाश गुस्से से लाल हो गया। तुम और तुम्हारी किटी पार्टी? अगर मेरे बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। कहते हुए अविनाश बाबूजी को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। अविनाश ने बाबूजी को आस पड़ोस में खोजा। जैसे ही पड़ोसियों को पता चला कि बाबूजी अपना घर छोड़कर निकल गए हैं, तो उन्होंने चुप रहना उचित न समझा। उन्होंने विनीता की सारी पोल पट्टी खोल दी कि कैसे विनीता बाबूजी से काम कराती थी और बर्तन साफ कराती थी। बदले में उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी उसे ना दी जाती थी। यह सुनकर अविनाश परतों से जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। उसे वह पल याद आने लगे जब बाबूजी उसे कुछ कहना चाहते थे, पर कहते कहते बीच में ही रुक जाते थे। शायद विनीता के डर के कारण बाबूजी कुछ बोल नहीं पाते थे। कितना अनजान और कितना लापरवाह था मैं, जो अपने विनीता पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया और अपने बाबूजी की भावनाओं को समझ न सका। कहते हुए अविनाश बाबूजी की खोज में दौड़ने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि बाबूजी अपने गांव जाने के लिए निकले होंगे और न हो वे रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगे। अविनाश दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन वहां जाकर भी उसे बाबूजी कहीं नहीं दिखे। वह थक हार कर प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ गया और सामने ही कि बाबूजी भी प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हुए हैं और लगातार आंसू बहे जा रहे हैं। उन्हें रोता देखकर अविनाश को अपने दिल पर 100 छुरियां चलने बराबर दर्द महसूस हुआ। जो बाबूजी भी कभी आत्मविश्वास के साथ रहा करते थे, आज वह मेरे कारण इस अवस्था में पहुंच गए। अविनाश भागकर अपने बाबूजी के पास गया। पास पहुंचकर बाबूजी को देखकर उनको गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। बेटे को देखकर ओम प्रकाश जी भी अपने आप को संभाल ना पाए और अपने दिल का गुवार बेटे के आगे उन्होंने खाली कर दिया। पिताजी, मैं सब कुछ जान गया हूँ कि विनीता ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, आप पर कितना अत्याचार किया, लेकिन आप आज तक चुप क्यों रहे, यह मैं नहीं जान पाया हूँ। आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। विनीता ने आपको जो घाव दिए हैं, उस एक एक घाव का हिसाब तो उसे देना ही पड़ेगा। अब आप मेरे साथ घर चलिए। अविनाश अपने बाबूजी का हाथ पकड़कर घर की तरफ ले जाने लगा, तो ओम प्रकाश जी ने घर जाने से मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, पर मैं घर वापस नहीं जाऊंगा।
लेकिन अविनाश नहीं माना और किसी तरह बाबूजी को मनाकर घर वापस लेकर आ गया। घर आते ही विनीता को देखकर अविनाश का खून खौल गया। अविनाश ने विनीता से कोई सवाल नहीं किया, ना ही उसे कुछ बोलने का मौका दिया। आते ही उसके मुंह पर 4 थप्पड़ जड़ दिए। आज यह नजारा उनके पड़ोसी भी देख रहे थे, पर किसी ने आकर अविनाश को नहीं रोका। अविनाश का गुस्सा देखकर विनीता के तो होश ही उड़ गए थे। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया और वह आज विनीता को नहीं छोड़ने वाला, यह साफ साफ नजर आ रहा था। जलील औरत, मैंने तुझ पर विश्वास किया था, अपने बाबूजी को तेरे हवाले छोड़ा था और तूने मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया। मैं तो यही सोचता था कि मेरे बाबूजी घर पर रहकर बहुत खुश है, लेकिन नहीं, तुमने तो उनका जीना बदतर कर दिया था और मेरे सामने उनका ख्याल रखने का ढोंग करती थी। कितना दुख तुमने मेरे बाबूजी को दिया है, उसे तो मैं ब्याज समेत तुमसे वसूल लूंगा। तुम अभी इसी वक्त मेरे इस घर से निकल जाओ। अविनाश ने विनीता के मायके में फोन लगाया और उसकी माँ को बोला कि आज से ही मैं आपकी बेटी के साथ सारे रिश्ते नाते खत्म करता हूँ। आइए और अपनी बेटी को अपने साथ ले जाइए, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, मेरी बेटी शिवांगी मेरे साथ ही रहेगी। तलाक का नोटिस मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। अविनाश ने जो किया यह देखकर विनीता हक्की बक्की रह गई। ओम प्रकाश जी बोले, बेटा गुस्सा शांत करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरी वजह से अपनी पत्नी के साथ रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अब तुम पति पत्नी ही नहीं, माँ बाप भी हो। सोचो तुम्हारी बेटी पर क्या गुजरेगी। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। नहीं बाबूजी, यह घर मुझसे पहले आपका है और इस घर के मालिक आप हो और यह घर आपसे आपका कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई घर छोड़कर जाएगा तो वह विनीता होगी। मुझे अपने पिता की जरूरत है, उसे अपने ससुर की जरूरत नहीं है, इसलिए वह घर छोड़कर जा सकती है। यह सुनकर अविनाश ने विनीता के कपड़े बैग में पैक करने शुरू कर दिए। विनीता जोर जोर से रोते हुए बाबूजी के पैरों में जा पड़ी और माफी मांगने लगी। बाबूजी, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। यह भी नहीं सोचा कि माँ के जाने के बाद आप कितना अकेला महसूस करते होंगे। आज मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। आज विनीता उन्हीं बाबूजी से अपने किए कर्मों की माफी मांग रही थी, जिनके साथ कभी नौकरों की तरह व्यवहार किया करती थी। ओम प्रकाश जी बहू से बोले, बहू, अविनाश मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसके जीवन में कभी दुख देखना नहीं चाहता। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुझे माफ कर दिया है। देख ले जल, देख मेरे बाबूजी का दिल कितना बड़ा है। तूने इन पर इतने जुल्म ढाए, फिर भी इन्होंने तुझे माफ कर दिया। उस दिन से बहू के व्यवहार में जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया। अगले दिन विनीता बाबूजी के लिए कमरे में आई और बोली, बाबूजी आपकी चाय। चाय देखकर विनीता ने बाबूजी का आशीर्वाद लिया। आज बाबूजी अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने सुकून से बैठे थे और खूब सेवा करवा रहे थे। आज उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थीं। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वह सुकून की सांस ले पा रहे थे और यही दुआ कर रहे थे कि भगवान हर माता पिता को अविनाश जैसी औलाद दे। तो दोस्तों, अविनाश ने अपने माता पिता पर अत्याचार करने वाली बीवी को जो सबक सिखाया वो सही था या गलत, या ओम प्रकाश जी ने अपने बेटे की गृहस्थी बचाने के लिए अत्याचारी बहू को माफ कर दिया, वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और अगर अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।